हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ईडीएम्स के एक नए सेशन में। और आज फिर कुछ नए ईडीएम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और होप सो धीरे धीरे वो कैप का जो आपका फोबिया है वो दूर हो रहा होगा और आप बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस धीरे धीरे फील कर रहे होंगे। तो आइए आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 ईडीएम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वंस ओन हर्ट, वंस ओन हर्ट मतलब खुद की लाइकिंग की बारे में बात कर रहे हो, है ना। जो आपके दिल की चाहत है, आप बोलते हो ना कि आप क्या चाहते हो ये बताओ जरा, है ना। आपकी चाहत क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है। आप अपने प्रीतम प्यारे से पूछते हो कि भाई आप अपनी लाइकनेस बताइए, आप किन चीज़ों पर, किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, है ना। तो ये है आफ्टर वंस ओन हर्ट, जो आपका खुद का दिल चाहता है। तो वही है वंस लाइकिंग। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी मीनिंग हो गया डियर वंस लाइकिंग, है ना। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है व्हेन दीपा मेट अ मैन आफ्टर हर वंस हर ओन हार्ट शी गॉट मैरिड टू हिम। और ये बड़ा टफ होता है कि खासतौर से जब आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, है ना, और वो आपको आपके अनुरूप नहीं मिल पा रहा है, जैसा आप चाहते हैं, जिस तरीके से आपकी एक तरीके से एम्बिशन है वैसा नहीं मिल पा रहा है ना। तो वही चीज कह रहा है व्हेन दीपा मेट अ मैन, जब दीपा को उसके मन पसंद का व्यक्ति मिल गया तो उसने तुरंत उससे क्या कर ली, मैरिज कर ली, है ना। तो ये आफ्टर वंस ओन हर्ट, इट मीन्स हो गया वंस लाइकिंग। जैसे एक और आता है आपका इडियम, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। अ कप ऑफ टी, ये आप कहते हो अ कप ऑफ टी। और अब अ कप ऑफ टी का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी सेम होता है, क्या, वंस लाइकिंग। इसका भी मीनिंग सेम होता है, वंस लाइकिंग, वंस लाइकिंग, है ना। ये कह सकते हो आप। जैसे कहते हो, मैं अगर आपसे कहूं कि टीचिंग इज माय कप ऑफ टी, तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूं, है ना। तो इसका मतलब है कप ऑफ टी का मतलब वंस लाइकिंग। किसी को कप ऑफ टी बहुत पसंद है, टी बहुत पसंद है ना, तो वो उसकी लाइकिंग है। जैसे कहा जाए कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, नॉट कप ऑफ टी, नॉट लगा दिया तो नॉट लाइकिंग। होप सो पहला समझ में आ गया होगा। एट द बॉटम ऑफ, जो सबसे नीचे स्तर पर है। जैसे कहा जाए कि जो फॉर्मर है वो क्या है, वो एट द बॉटम ऑफ है, रिस्पॉन्सिबल है सभी चीजों के लिए। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगर रियल में आप देखो इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो एक फॉर्मर का है। खासतौर से अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो इसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है वो इंडियन फार्मर का है। तो इंडियन फार्मर जो है वो कैसा है, एट द बॉटम ऑफ है, एट द बॉटम ऑफ आर जीडीपी, है ना, आप आर इकोनॉमी। तो वही है, टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। इट वॉज फाउंड लेटर, ये बाद में पाया गया, दैट, ठीक है, सानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। इस सब के पीछे जो मेन हाथ था वो किसका था, वो हाथ था किसका, सानू का। ये बात बाद में पता चली, है ना। होप सो बात समझ में आ गई। अनदर वन, आगे बढ़ते हैं। एट आ लास्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कल सिखाया था एट वंस विट्स एंड, आपने पढ़ा था एट सी, उसी तरीके से एट अ लॉस, इसका मतलब मीनिंग होता है कंफ्यूज हो जाना, अनेबल टू डिसाइड, समझ नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। तो भैया एट अ लॉस, या इसका दूसरा जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग इसका क्या बनता है वो भी समझिएगा। पहला मीनिंग तो एट अ लॉस हो गया, दूसरा मीनिंग आता है आपका एट सी। अगर इसके बारे में बात करोगे, एक ये आपका ईडीएम है, इसी से मिलता जुलता ईडीएम है। तीसरा आता है आपका, ये हो गया दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। थर्ड के बारे में बात करोगे तो एट वंस विट्स एंड, ये आप कह सकते हो, एट वंस विट्स एंड, ये इसका थर्ड ईडीएम है। और तीनों का मीनिंग जो है विल बी सेम, परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। अब इसका एक स्टेटमेंट देखो, इसको लर्न करने का सिंपल सा टेक्निक है क्या, कि लॉस हो जाने पर व्यक्ति कैसा हो गया, एट अ लॉस हो गया, कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया है। कह रहा आई एम एट अ लॉस, मैं कंफ्यूज हूं पूरी तरीके से, टू नो व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। इस चीज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। जैसे कहा जाए मैनी स्टूडेंट्स आर एट अ लॉस व्हेन दे पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट।
तो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन को पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के परेशान होते हैं कि वो किस साइड को चूज करें, कहाँ पर उनका करियर ज़्यादा बेहतर होगा, वेदर कॉमर्स है या फिर आपका बायो ले या फिर मैथ के साथ जाए। तो इसमें से वो बहुत ज़्यादा एट अ लॉस फील करते हैं, मतलब कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो 3 ईडियम आप सेम रखिएगा, एट अ लॉस, एट सी और एट वंस विट्स एंड। एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है, डैगर्स का मतलब खंजर होता है, ड्रॉन करने का मतलब खींचना। आप खंजर भोंकने का काम किसको करोगे? जो आपका जिगरी दोस्त होगा, ये जो आपका जानी दुश्मन होगा। तो जो आपका जानी दुश्मन है, ठीक है, उसके वो कैसा है, वो एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब जिसके साथ आपके संबंध कैसे हैं, बिल्कुल दुश्मनों वाले संबंध है। तो टू हैव बिटर एनमिटी, ठीक है, कट्टर दुश्मन होना, ये कह सकते हो। तो डैगर्स मतलब खंजर, ठीक है, इससे आप लर्न कर सकते हो इसको। तो क्या कह रहा था, क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में जो झगड़ा है, हैज ग्रोन, बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? मोर बिटर, ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ गया। नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, अब वो कट्टर दुश्मन बन गए, ठीक है। अक्सर आप देखते हो कि फैमिली मैटर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो लोग एक दूसरे पर वार करने पर आतुर हो जाते हैं, है ना। जबकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी बारी का भी हाथ होता है ना, जो आपके मजे ले रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता है। आप दोनों भाइयों को आपस में लड़ा रहा है, आप दोनों रिलेटिव को आपस में लड़ा रहा है ना। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हो गया? जो कट्टर दुश्मन है, जानी दुश्मन है, उनको आप बोलते हो, है। जैसे स्वार्न एंड मीज एक आपका इडियम बनता है। स्वार्न एंड मीज का मतलब क्या होता है? जो जानी दुश्मन है, जो कट्टर दुश्मन है, उनको बोलते हो स्वार्न एंड मीज, है ना। तो डैगर स्ट्रॉन क्लियर हो गया, ये आप याद रखिएगा। जैसे बैड ब्लड एक इडियम आपका ये आता है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब भी कैसा होता है? जानी दुश्मन। तो इसके लिए भी आपके दोनों के दोनों इडियम का मीनिंग जो है विल बी सेम। एट लॉर्ज, एट लॉर्ज का मतलब क्या होता है? फरार होना, फ्री कर देना, ये भी कह सकते हो, दोनों मीनिंग कह सकते हो, फरार होना, फ्री कर देना। लॉर्ज का मतलब क्या हो गया? दूर, तो दूर हो गया। जैसे मान लो कोई डकैत है, कोई रॉबर है, वो पुलिस के हाथ से फरार हो गया, है ना। तो आप ये कहोगे द डकैट्स आर एट लॉर्ज, ठीक है, तो बहुत दूर हो गया उनकी रेंज से। तो ये एट लॉर्ज है। एट लॉर्ज का मीनिंग होता है फरार होना। इसका मीनिंग क्या होता है? फरार होना। लार्ज का मतलब क्या कहते हो? बड़ा, मतलब दूर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। तो ये क्या है? एब्सकॉन्ड, वही मीनिंग है, टू कीप अनचेंज्ड, है ना। तो अब इसका आप सेंटेंस और देख लीजिए तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। कह रहा पीपल कीप देयर डॉग्स, लोग अपने डॉग्स को कैसा रखते हैं? एट लॉर्ज, एट नाइट, फरार छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, है ना, कि ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो अटैक करने आप पर आ रहा है या किसी बुरी इंटेंशन से आ रहा है ना, तो उससे वो डॉग आपको प्रोटेक्ट कर सके। अनदर वन एट सी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया। एट सी का मतलब कंफ्यूज होता है, ठीक है। अप्लाई टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड, मतलब कोई इंसान जो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। अब इसको भी लर्न करने का आपको टेक्निक बता चुका हूँ कई बार, फिर से बता रहा हूँ कि जैसे पहले के समय में लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, है ना, तो कैसे करते थे? बाय द वे ऑफ वाटर, है ना। तो यातायात जो होता था वो समुद्री मार्ग से होता था। तो वहां पर जैसे मान लिया जा रहे हैं, तो यहाँ पहुंच गए समुद्र में बीचों बीच, अब यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वेयर टू गो, कहाँ को जाना चाहिए, है ना। तो ये कैसे है? ये कंफ्यूज है पूरी तरीके से। तो जो सी है उसके बीच में एट मतलब पर, सी मतलब समुद्र, समुद्र पर पहुंचने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, मतलब वो पजल्ड हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, यू कैन से। अनदर वन, एट फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, ठीक है, फ्लेम में फ्यूल डालना, आग में घी डालना, है ना। ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है और आपने क्या किया? थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके और बता दिया, तो उन दोनों के बीच में और ज़्यादा वो आग और ज़्यादा भड़क गई, है ना। ठीक भाई, फ्यूल में ऑलरेडी क्या कर रहे हो? फ्लेम में और फ्यूल डाल रहे हो, मतलब उस आग को, उस लॉ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो आप, है। तो वही है टू मेक सिचुएशन वर्स, टू मेक मैटर वर्स, और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप एड फ्यूल टू द फायर। एड इंसल्ट टू द इंजरी, यही इसी से मिलता जुलता इडियम है। एड इंसल्ट टू द इंजरी, इंसल्ट टू द इंजरी,
एड इंसल्ट टू द इंजरी, एक ईडियम ये आता है आपका। तो इसका भी मीनिंग सेम होता है, टू मेक सिचुएशन वर्स, स्थिति को और ज्यादा बद से बदतर कर देना क्या कहलाता है, एड फ्यूल टू द फायर या एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। तो दोनों के दोनों ईडियम जो हैं ये आपके दोनों ईडियम सेम है। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, कह रहा था अटेम्प्ट टू द सप्रेस द एजिटेशन, ठीक है, एजिटेशन मतलब आंदोलन, आंदोलन को जो सप्रेस करने का मतलब उसको दमन करने का, उसको खत्म करने का जो अटेम्प्ट है ऑफ द स्ट्राइकर्स का, ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर्स, ये केवल आग में घी डालने जैसा है। ये जो स्ट्राइकर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्राइकर्स हैं ये उसको और ज़्यादा क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, है ना, ये कहना चाह रहा है। अनदर वन एट 6 and 7 कल डिस्कस किया था, डिसऑर्डर वे में, जैसे आप ज़्यादातर अगर आप कभी बॉयज़ हॉस्टल में जाएं तो वहाँ पर आपको जो रूम्स हैं वो कैसे मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें व्यवस्थित उसमें होंगी या फिर बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगी। तो आपको पता है कि सब बिखरी हुई चीज़ें होंगी। तो कैसा है, इन डिसऑर्डर, 6 कहीं है 7 कहीं है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, क्रम नहीं है। वैसे 6 और 7 कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, मतलब चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, है ना। ये आपने पढ़ा था, कल पढ़ रहे थे, एन एप्पल पाई ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम में, ठीक है। ये एट 6 and 7, इसका मीनिंग क्या हो गया, डिसऑर्डर क्रम में, अव्यवस्थित क्रम में, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे कह रहा है देयर वॉज अ रॉबरी इन आर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में क्या हुई, रॉबरी हुई, है ना, लूटपाट हुई लास्ट नाइट। एंड व्हेन आई इंटर्ड द हाउस, लेकिन जब मैंने हाउस में इंटर किया, क्या कह रहा है, टू इंक्वायर, इंक्वायर करने के लिए, एवरीथिंग वाज एट 6 and 7, तो सारी जो चीज थी वो कैसी थी, सब इतर बितर थी, मतलब अस्त व्यस्त थी, ठीक है, बिखरी हुई थी। ठीक, अनदर वन, आगे बढ़ते हैं डियर। एज्यूम्स एयर, एज्यूम्स एयर, एयर देखो एयर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। एयर का मीनिंग होता है हवा, यू नो वेरी वेल, ये तो सभी जानते हैं कि एयर का मतलब हवा होता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन एयर्स का मतलब क्या होता है, दिखावटी व्यवहार, दिखावटी व्यवहार, है ना, ये इसका मीनिंग होता है, दिखावटी व्यवहार। तो एज्यूम्स एयर, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करना, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करना, ये होता है एज्यूम्स एयर, अपने को बेहतर समझना, ये आप इसका मीनिंग समझ सकते हो। तो क्या कह रहा है, देखिए, प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, ठीक है, मीनिंग क्या है, अपने को बेहतर समझना, अपने को बेहतर समझना, बेहतर समझना, ये इसका मीनिंग हो गया, अपने को बेहतर समझना, ठीक। जैसे कह रहा है द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर्स, जो धनी लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, ये हमेशा अपने को बेहतर समझते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस, ठीक है, पुअर रिलेशंस होने के बावजूद भी अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करता है। अनदर वन, अर्गस आइज, अर्गस आइज का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा केयरफुल होना, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना, बिल्कुल सतर्क होना कह सकते हो आप, है ना, अर्गस आइज, अर्गस आइज, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, केयरफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना, सतर्क होना, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एज अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के रूप में ही इज अर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर्स, है ना। तो यहाँ तक कि वो इतना ऑब्जर्वेंट है कि वो छोटे से छोटे मैटर को भी क्या नहीं करता है, निगलेक्ट नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता, इग्नोर नहीं करता है ना। तो अर्गस आइज, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। जैसे ईगल आइज आता है, एक और ईडियम आप यहाँ से देख लीजिए, ईगल आइज, ईगल आइज का मतलब भी सेम ही है, इसका मतलब भी सेम है, बहुत ज्यादा केयरफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना, दोनों की मीनिंग, दोनों ईडियम की मीनिंग सेम है। जैसे आप देखते हो कि आपके पड़ोस में जो आंटियां घर के बाहर बैठी होती है ना, वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा, उनकी उनकी जो आइज होती है वो अर्गस आइज होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। वो पूरे मोहल्ले की स्टोरी उनके पास होती है, वो सारी कहानी बता देंगे, है ना, कि शर्मा जी के लड़के का किसके साथ कहाँ क्या गुली गुली चल रहा है, वो सब उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है ना। तो ये क्या हो गया, अर्गस आइज, मतलब बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना। एट अ स्टोन्स थ्रो, पास में होना, स्टोन्स थ्रो, जहां तक आप स्टोन को थ्रो कर सकते हो, मतलब वो चीज कैसी होगी, दूर नहीं होगी, पास, तो वेरी नियर। अब देखिए क्या कह रहा है, माई फ्रेंड्स हाउस एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, ठीक है, मेरे मित्र का जो घर है वो पास ही में है मेरे घर के, एट अ स्टोन्स थ्रो, बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ तक ए वाले ईडियम थे जो कि अब आपके फिनिश हो गए हैं, अब बी वाले ईडियम की तरफ हम इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक, टोटल 15 ईडियम करने वाले हैं हम। बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, हुक करके या क्रुक करके, क्रुक करने का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी करना, है ना, ट्रीचरी जिसको कह सकते हो आप, है बेईमानी करना।
तो हुक करना मतलब सीधे सीधे, और क्रुक करना मतलब बेईमानी से। तो कोई काम चाहे ईमानदारी से हो या बेईमानी से हो, ठीक है, सीधे तरीके से हो या गलत तरीके से हो, ठीक है। आप कहते हो भाई मुझे तो सिलेक्शन लेना है बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे मुझे सिलेक्शन मिले, है ना, चाहे मेहनत करके मिले और चाहे मुझे ब्राइबरी देनी पड़े, गलत तरीके के यूज, अनफेयर मीन्स यूज करने पड़े, तो भी मैं सिलेक्शन लेकर के रहूंगा। तो ये क्या है, बाय हुक और बाय क्रुक का। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, बाय बाय एनी मीन्स, बाय वन मीन्स और अनदर, किसी भी तरीके से। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए उसने क्या किया, उसने सबसे सिंपल सा एक काम किया। क्या काम किया कि उसने अपना खुद का अधिकार जमाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनी बाय हुक और बाय क्रुक हर तरीके से कोशिश की, है ना। तो ये है बाय हुक और बाय क्रुक। He is determined, well determined to obtain first division in the class by hook or by crook। वो बिल्कुल determined है कि उसको फर्स्ट डिवीजन लाना है, चाहे जिस तरीके से भी आए, by hook or by crook। आइए नेक्स्ट, बाय फेयर और फाउल मीन्स, इसका एक और इडियम आपका बनता है, आप इसको समझ लीजिए। बाय फेयर और फाउल मीन्स, बाय फेयर और फाउल मीन्स, फेयर और फाउल मीन्स मतलब आप जानते हो तरीके, चाहे फेयर तरीके से हो चाहे फाउल तरीके से हो। अनदर वन, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर मतलब सहना, ठीक है, और ब्रंट मतलब मेन अटैक। तो बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द मेन शॉक ऑफ, ठीक है, द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो मेनली किसको सफर करना पड़ रहा है, वो सफर कर, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं किसी चीजों के, तो सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, जो हमारा सबसे निम्न स्तर का तख्ता है ना, और वो कौन है, वो बेचारा गरीब वर्ग है, ठीक है। जैसे इस समय पेट्रोल की मार है, जैसे गैस की मार है, जैसे इस समय वेजिटेबल्स सब्जियों की बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सब मार किस पर पड़ती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पर इम्पैक्ट पड़ता है, मेनली अगर कोई सफ़र करता है तो वो कौन है, वो हमारा बेचारा गरीब है, पुअर, पुअर एक तरीके से जो पुअर आप कह सकते हो सोसाइटी का तख्ता है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो बियर द मेन शॉक ऑफ, आप ये कह सकते हो। द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। ऑप्शन याद रहेगा, बेल द कैट, इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया, देखिए ये सिंपल सी कहानी है कि मतलब खतरा मोल लेना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पूरी बात को, तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो जैसे मान लो एक बार चूहों के बीच में क्या हुआ, मतगणना हुई, ये क्या किया जाए कि ये जो बेल है, ये जो बिल्ली आती है ना, हम में से एक को लेकर के चली जाती है ना, तो एक काम करते हैं कि बेल के गले में बेल बांध देते हैं, जैसे जैसे वो आएगी वैसे पता चल जाएगा। तो उनमें से एक वृद्ध बुजुर्ग सा कोई माउस रहा होगा, उसने कहा भाई ये काम करेगा कौन, बेल द कैट कौन करेगा, ये रिस्क कौन लेगा, है ना। तो वही है, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी, बहुत सारे लोग अपनी बहादुरी के डींगे मारते हैं, है ना, बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, लेकिन कुछ ही है जो अपने पर्सनल रिस्क पर क्या करते हैं, काम कर पाते हैं, है ना। ये है बेल द कैट। और एक का है आपका बिड डेफियंस, डिफाई से बना हुआ है, डिफाई करने का मतलब होता है अनादर करना, इग्नोर करना। तो बिड डेफियंस करने का मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ओवरलुक करना, ठीक है। और इसी को आप बोलते हो टर्न आ डीफ ईयर, ठीक है। इसी के लिए एक इडियम आपका और आता है, टर्न आ डीफ ईयर, टर्न आ डीफ ईयर, ये आप कहते हो टर्न आ डीफ ईयर, ठीक है। तो कह रहा है रोहन बेड डेफियंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकम एन इंजीनियर। तो रोहन क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, पिताजी चाह रहे हैं कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन वो क्या बनना चाह रहा है, वो एक इंजीनियर बनना चाह रहा है। तो उनकी जो विश है उसको क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर अगेन हम लोगों ने 15 इडियम्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, फिर कुछ नए वर्ड्स एक्सप्लोर कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।